हेलो दोस्तों, मैं श्रद्धा उपाध्याय। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं आपके लिए नीट की क्लासेस लूँगी, बायोलॉजी। बेसिकली बॉटनी मेरा सब्जेक्ट है और मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, और कैसे पूछते हैं। जो टॉपिक का कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको समझाऊंगी, देन मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी। ओके, तो परिणाम चाहे जो भी हो, प्रयास बेहतरीन होने चाहिए। तो ये इसको लेकर के हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि इसी जोश के साथ कि क्या है। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी एकदम बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। सेल सेल तो सबको पता होगा, क्योंकि बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, तो सेल तो सबको पता होगा। भाई आप बोलेंगे क्या ही पढ़ा रही हैं, सेल तो सबको पता है। लेकिन सेल का डिफिनीशन हम देखेंगे। सेल में बहुत सारे डिफिनीशन है सेल के। तो मैं आपको वो बताऊंगी जो आपको आता है, और जो आपको नहीं आता है, जो आपको नहीं पता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो हम इसको देखेंगे कि सेल, ओके। सेल सेल का एक डेफिनेशन जो है वो है कि सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये सबको पता है कि सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। सेल लाइफ का बेसिक यूनिट है। ये आपको बचपन से रटते आ रहे हैं कि सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। दूसरा जो आप जानते हैं वो है कि सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, ठीक है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। तो आप देखेंगे कि पहला जो है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ओके। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ पहला जो आपको पता है, जो आप रटते आ रहे हैं हमेशा से। दूसरा आप देखेंगे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, ओके। ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, ठीक है। ये दूसरा आपका डिफिनीशन हो गया जो आप जानते हैं। अब हम तीसरा जो बताएंगे आपको वो बहुत इंटरेस्टिंग है। सेल बोलते हैं हम कि डिफाइनिंग यूनिट, ठीक है। सेल को बोलते हैं हम डिफाइनिंग यूनिट। ये आपने शायद ही सुना होगा इसको, ठीक है। तो हम सेल को क्या बोलते हैं? डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ। डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ, डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ। जैसे आप कैसे बताएंगे कि ये जीव है, ये निर्जीव है। हम जीव हैं, ये निर्जीव है, ये निर्जीव है, ये नॉन लिविंग थिंग है, हम लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है। तो आप कैसे बताएंगे कि नॉन लिविंग थिंग्स है? कैसे बताएंगे, बताइए। आप कोई चीज तो डिफाइन करने के लिए कुछ तो होना चाहिए कि ये नॉन लिविंग थिंग है और ये लिविंग थिंग है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल हम इसको देखते हैं कि मैं लिविंग थिंग हूं और ये नॉन लिविंग थिंग है। ये नॉन लिविंग थिंग है, कैमरा नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। ये सब नॉन लिविंग थिंग ऑन द बेसिस ऑफ सेल। तो ये जो डेफिनेशन है आपका, जो ये जो परिभाषा है, ये है आपका अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ। अ डिफाइनिंग फीचर, आप डिफाइन कर रहे हैं कि ये लिविंग थिंग है, ये नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया डेफिनेशन का सेल का। अब सेल की खोज किसने की थी? ये भी आप पढ़ते आ रहे हैं कि सेल की खोज किसने की थी। सेल की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। लेकिन उसमें एक चीज हम ऐड करेंगे कि डेड सेल की खोज की थी, ठीक है। सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। बट इन्होंने डेड सेल की खोज की थी, क्योंकि ये इन्होंने क्या किया था कि ओक ट्री, जो ओक ट्री होती है, उसके छाल को लिया, बाग को लिया, तो वो डेड होते हैं, ठीक है। वो डेड थे। उन्होंने देखा बस एक सेल लाइक स्ट्रक्चर, लाइक अ बाग, ये सेल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इन्होंने देखा था जस्ट अ सेल लाइक स्ट्रक्चर,
उन्होंने कहा ये क्या है, ये सेल है, उन्होंने नाम दिया ये सेल है, ठीक। रॉबर्ट हुक ने। तो जब पूछेगा क्वेश्चन आपसे कि सेल की खोज किसने की थी, तो उसमें आप टिक लगाएंगे रॉबर्ट हुक ने। फिर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि डेड सेल की खोज, जैसे क्वेश्चन घुमाते रहते हैं वो, तो डेड सेल की खोज, लिविंग सेल की खोज किसने की थी, तो ये आप बताएंगे वहां पे कि रॉबर्ट हुक ने की थी। और अगर पूछेंगे कि लिविंग सेल की खोज किसने की थी, तब आप बताएंगे A.V. ल्यूवेनहॉक, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी, ठीक है। ये आप बताएंगे वहां पे। तो वो आप बताएंगे यहाँ पे कि, यहाँ मैं आपको लिख देती हूँ, देखिए A.V. ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है। लिविंग सेल की खोज, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं लिविंग सेल की खोज, लिविंग सेल की खोज की थी A.V. ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है। ये आप देखेंगे A.V. ल्यूवेनहॉक ने की थी। आपको दो चीज पता चल गई इससे, कि सेल की खोज पे आप लगाएंगे रॉबर्ट हुक, डेड सेल की खोज पूछेगा रॉबर्ट हुक, पूछेगा लिविंग सेल की खोज किसने की थी, A.V. ल्यूवेनहॉक ने की थी, ठीक है। ये आपको पता चल गया। तीसरी चीज आप देखेंगे इसमें, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, ठीक है। अब आप देखेंगे न्यूक्लियस की खोज किसने की थी। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, न्यूक्लियस की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी न्यूक्लियस की खोज, ठीक है। न्यूक्लियस की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस सेल का मस्तिष्क है, ठीक है। न्यूक्लियस सेल का मस्तिष्क है, क्योंकि जैसे हमारे बॉडी का ये मस्तिष्क है, सारा काम यहां से होता है, ऐसे ही न्यूक्लियस सेल का मस्तिष्क है, ठीक है। अब माइंड ऑफ सेल, ठीक है, न्यूक्लियस को बोलते हैं माइंड, माइंड ऑफ सेल, ठीक है। माइंड ऑफ सेल न्यूक्लियस को हम बोलते हैं। ये तीन कंसेप्ट आपको पता चल गया, ठीक है। एक तो पता चल गया डेफिनेशन, जो हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से वो डेफिनेशन, फिर बीच में थोड़ा सा चेंज हुआ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, फिर तीसरा जो आप नहीं जानते हैं वो हमने आपको बताया डिफाइनिंग फीचर, ठीक है। डिफाइनिंग फीचर तीसरा मैंने आपको बताया, ठीक है। नेक्स्ट आपने देखा कि न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, सेल की खोज किसने की थी, डेड सेल, लिविंग सेल, ये तीनों आपने देख लिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आएंगे कि सेल थ्योरी पे। हमने सेल का डिफिनीशन जान लिया, इनको जान लिया कि किसने क्या क्या खोज किया था। हम देखेंगे सेल थ्योरी का कॉन्सेप्ट। सेल थ्योरी का कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, क्योंकि वो बेसिक क्वेश्चन पूछ लेते हैं उठा के, ठीक है। आप सारे एपरेटस पढ़ लेते हैं, सेल में कितने क्या क्या सारे ऑर्गेनेल्स पढ़ लेते हैं, सबके स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं, फंक्शन पढ़ लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ से बेसिक क्वेश्चन पूछ देता है सेल थियरी से, और सेल थियरी को हम देख के निकल जाते हैं, बच्चे देख कर निकल जाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे सेल थियरी का कंसेप्ट क्या है, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे आपको ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे सेल थ्योरी, सेल थ्योरी देखेंगे यहाँ पर। तो सेल थ्योरी में 1838 में, ठीक है, पहला जो है 1838 में आप देखेंगे ये कंसेप्ट है कि 1838 में सेल्डन जो जर्मन बॉटनिस्ट थे, ठीक है, सेल्डन जर्मन बॉटनिस्ट, तो बॉटनिस्ट है तो ये प्लांट के सेलों पे खोज करेंगे, ठीक है। तो जर्मन बॉटनिस्ट जो हैं ये प्लांट के सेलों पे, क्योंकि बॉटनिस्ट है तो प्लांट के सेलों पर ये रिसर्च करेंगे, ठीक है। तो इनका नाम है आपका सेल्डन, ठीक है। ये जर्मन बॉटनिस्ट, जर्मन बॉटनिस्ट, इन्होंने बॉटनी
में रिसर्च किया था, तो इन्होंने देखा कि प्लांट सेल में क्या क्या पाई जाती हैं। तो इन्होंने देखा कि प्लांट सेल में पाया जाता है सेल वॉल, जो आउटर कवरिंग होती है सेल वॉल की होती है। सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की, ठीक है। सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की। जो प्लांट सेल में आउटर कवरिंग होती है सेल वॉल की। और दूसरे जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने देखा था 1839 में, ठीक है, 1839 में, इनका नाम है स्वान। इनको आपने बहुत पढ़ा होगा, ठीक है, सेल्डन और स्वान को सबने पढ़ा होगा। स्वान ये थे, ये आपके जूलॉजिस्ट, ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने देखा था कि सेल में जो है, सेल की कवरिंग को बोला इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन इन्होंने ये बोला। तो इन्होंने देखा, ये दोनों भाई फिर मिले आपस में, सेल्डन और स्वान। इनका अलग अलग तो काम चल नहीं पा रहा था, क्योंकि ये बॉटनी, ये प्लांट के सेलों पर खोज कर रहे थे और ये एनिमल सेल में। इन्होंने देखा प्लांट सेल में कि सेल वॉल पाया जाता है, और एनिमल सेल में इन्होंने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, पाई जाती है, आउटर कवरिंग जो होती है। तो इन्होंने बात की आपस में, ये मिले, इन्होंने कहा भाई साथ काम करते हैं, फिर कुछ बात बनेगी, ऐसे तो बात बनने वाली नहीं है, ठीक है। इन्होंने साथ काम किया, ठीक है। फिर इन्होंने एक मॉडर्न थियोरी पर एक फिर इन्होंने साथ काम किया, इन्होंने सेल पर बहुत सारे काम किए, ठीक है, वो हम देखेंगे आगे आकर के। फिर हम देखेंगे मॉडर्न सेल थियोरी। यहाँ पता चल गया सेल का खोज कैसे किया गया था, सेल में क्या क्या देखा गया था, ठीक है। अब हम देखेंगे मॉडर्न सेल थियोरी, ठीक है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं मॉडर्न सेल थियोरी। मॉडर्न सेल थ्योरी, ठीक है। मॉडर्न सेल थ्योरी किसने दिया था बताइए? रुडोल्फ वर्च्यू, रुडोल्फ वर्च्यू ने दिया था। मॉडर्न सेल थ्योरी जो है, मॉडर्न सेल थ्योरी दिया था आपका रुडोल्फ वर्च्यू ने। रुडोल्फ वर्च्यू ने दिया था आपका मॉडर्न सेल थ्योरी, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ देता है आपके नीट में कि मॉडर्न सेल थ्योरी किसने दी थी। तो मॉडर्न सेल थ्योरी जो है वो रुडोल्फ वर्च्यू ने दिया था, ठीक है, रुडोल्फ वर्च्यू ने दिया था। इसमें इन्होंने क्या बोला था? एक इन्होंने लाइन बोली थी, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ठीक है। रुडोल्फ वर्च्यू ने बोला ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब क्या होता है कि जो नया सेल, जो न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है वो ओल्ड वन से होता है। जितने भी न्यू सेल का फॉर्मेशन होगा वो ओल्ड वन से होगा। जैसे ये आपका एक सेल है, ये आपका एक सेल है, ठीक है, इसमें डिवीजन हुआ, दो नए सेल का फॉर्मेशन हुआ, तो ये ओल्ड वन है, ठीक है, और ये न्यू वन है, ठीक है, ये दो न्यू वन है। फिर इसमें एक और थियरी देखेंगे आपका, इसको एक सेल लेंगे, ठीक है, सेल में ग्रोथ देखेंगे, ग्रोथ के बाद जो डिवीजन होगा इसमें दो न्यू सेल का फॉर्मेशन होगा। तो ये सेल आपका ओल्ड वन हो गया, यहां आपका हो रहा है ग्रोथ, यहां आपका ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, और ये आपका एक न्यू सेल और दूसरा आपका ये न्यू सेल, ठीक है। तो आप बताइए कि इन दोनों में सही किसको मानेंगे हम?
इन दोनों में सही किसको मानेंगे? अगर इसके अनुसार डिवीजन होता गया तो ये हुआ बड़ा सेल, बड़े सेल से बना दो न्यू सेल, फिर मान लीजिए इसमें होगा दो डिवीजन तो ये और छोटा सेल बनेगा, ठीक है, इसमें डिवीजन होगा और छोटा सेल बनेगा, तो ऐसे बनता जाएगा तो एक टाइम पे सेल खत्म हो जाएगा, क्योंकि ग्रोथ तो हो नहीं रहा, तो बस सेल डिवीजन चल रहा है। तो जैसे जैसे सेल डिवीजन होगा सेल और छोटा होता जाएगा और उसमें क्या होगा, आपका सेल एक दिन खत्म समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है आपका, पहले जो ओल्ड वन सेल होता है ओल्ड, फिर इसमें ग्रोथ होती है, साइटोप्लाज्म का न्यूक्लियस सारे ऑर्गेनेल्स में ग्रोथ होती है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का बहुत गहरा संबंध होता है और जब इनकी मात्रा बढ़ती है, ग्रोथ होती है, तो इनका रिलेशन एक टाइम पे टूटता है और जब टूटेगा तो नया सेल बनेगा। तो यहाँ पे ग्रोथ होगा, ग्रोथ होने के बाद डिवीजन होगा, ठीक है, ग्रोथ होने के बाद डिवीजन होगा, डिवीजन के बाद ये दो नए सेल बनेंगे। तो यहाँ पे सेल खत्म नहीं होगा क्योंकि ग्रोथ के बाद सेल का डिवीजन हो रहा है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ग्रोथ के बाद सेल का डिवीजन हो रहा है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे ये वाला, तो आप मानेंगे किसको सही, इसको सही मानेंगे। ये वाला जो प्रोसेस है ओल्ड से ग्रोथ होगा, ग्रोथ के बाद डिवीजन होगा, इस प्रोसेस को आप सही मानेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे सेल थ्योरी में इन्होंने ये बोला, मतलब एवरी न्यू सेल मेड फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है, हम यहां पे लिख देते हैं एवरी न्यू सेल मेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल, ये ओमनिस सेलुला ई सेलुला का मतलब है, ठीक है, ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब यही है, एवरी न्यू सेल मेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। ये हमने देख लिया आपका सेल थ्योरी, ठीक है, मॉडर्न सेल थ्योरी जो रुडोल्फ वर्च्यू ने दिया था, ये आपका हो गया प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है, ये प्री एग्जिस्टिंग सेल हो गया, इससे आपका ग्रोथ हुआ, ये बन गया, ये मैंने आपको सब समझा दिया, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, सेल यूनिसेलुलर भी होता है, मल्टी सेलुलर भी होता है, ठीक है। सेल जो है यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, ठीक है, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर दोनों तरह का होता है, ठीक है। तो यूनिसेलुलर जो सेल होता है उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो यूनिसेलुलर के ही बने होते हैं, यूनिसेल वन सेल एंड मल्टी सेलुलर बहुत सारे सेलों से मिलकर के, ठीक है। तो हम यहाँ देखेंगे प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट को, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल को, तो प्रोकैरियोटिक सेल में हम देखेंगे बैक्टीरियल सेल को, ठीक है, बहुत बेसिक स्ट्रक्चर है इसका, लेकिन इसमें सारे काम होते हैं, इस बेसिक स्ट्रक्चर सेल में सारे काम होते हैं। जो एक यूकैरियोटिक सेल होता है, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में सब कुछ डेवलप पाए जाते हैं, सारे ऑर्गेनेल सब कुछ, प्रोकैरियोट में सब कुछ बेसिक नेचर का होता है, लेकिन उसके बाद भी जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो सारे काम करती है, ठीक है, रिस्पिरेशन, एनर्जी, स्टोरेज, ठीक है, सारे काम करती है। तो हम इसको देखेंगे कैसे करती है और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। इसमें हम देखेंगे, नेक्स्ट चलते हैं हम प्रोकैरियोटिक सेल,
उसमें हम देखेंगे बैक्टीरियल सेल को, ठीक है। इसमें हम देखेंगे बैक्टीरियल सेल को, ठीक है। तो बैक्टीरियल सेल का मैं स्ट्रक्चर बना लेती हूँ यहाँ पे। एक मैं ले लेती हूँ व्हाइट, ठीक है। ये आपका हो गया मिडल लेयर, ठीक है। ओके, ये लेयर हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप बनाएंगे मीजोसोम, ओके। ये आपके लेयर्स बन गए, ठीक है। यहाँ पे हम बना देंगे पिलाई, यहाँ पर हम बना देंगे पिलाई, ठीक है। ये सारे बॉडी पर आपकी पिलाई, ठीक है। यहाँ हम बना देंगे फ्लैजेला, ये हम बना देंगे फ्लैजेला। थोड़ा खराब सा बन गया है लेकिन आप समझ रहे हैं, फ्लैजेला, ये बन गया फ्लैजेला, ओके। अब हम बनाएंगे पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम, ठीक है। पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम, ओके। पॉलीसोम बन गया या पॉलीराइबोसोम बन गया। उसके बाद हम यहाँ बना देंगे छोटे छोटे राइबोसोम, ठीक है। अब मैं कौन सा कलर ले लूं इसमें, चलिए ये कलर ले लेती हूँ, ब्लू। इसमें हम बनाएंगे प्लाज्मिड, ठीक है। प्लाज्मिक, ठीक है। ये हो गया आपका ओकेरियोटिक सेल स्ट्रक्चर। इसको हम बोलेंगे फ्लैजेला, इसको हम बोलेंगे पिलाई, ठीक है। इसको हम बोलेंगे पॉलीजोम, पॉलीजोम या पॉली राइबोसोम, ठीक है। इसको बोलेंगे पॉलीजोम या पॉलीराइबोसोम, ठीक है। इसको बोलेंगे आप मीजोजोम, मीजोजोम्स, ठीक है, ठीक है। मीजोजोम्स जो है इसका वर्क लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, ये काम जो करता है लाइक अ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। वर्क लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये आपको स्पष्ट फीचर, ये स्पष्ट आपको दिख रहा होगा फिगर, ठीक है। और पिलाई का काम क्या होता है, ये जो पिलाई होता है, ठीक है, पिलाई, ये पिलाई जो होता है इसका काम क्या होता है, जब रिप्रोडक्शन होती है तो यहाँ पे ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाने के काम करता है। जब बैक्टीरिया सेल एक सेल से दूसरे सेल में
जब न्यूक्लिक मटेरियल का इनका जो ट्रांसफर होता है ये इसी ट्यूब के थ्रू होता है, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब। कॉन्जुगेशन ट्यूब, ठीक है, इनको बोलते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पे, इसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स। ये 2 टाइप्स की होती है, एक रिजिड होती है जो कि कैप्सिड की बनी होती है, ठीक है, एक स्मूथ होती है, जो रिजिड होती है उसको कैप्सिड बोलते हैं और जो स्मूथ होती है उसको स्लाइम लेयर बोलते हैं। यहाँ पे एक हो गया आपका रिजिड, दूसरा हो गया स्मूथ, इसको बोलते हैं कैप्सिड, इसको बोलते हैं स्लाइम लेयर, ठीक है, इसको बोलते हैं हम स्लाइम लेयर। और इनको बोलते हैं, जो स्मूथ होते हैं उसको बोलते हैं स्लाइम लेयर, जो रिजिड होते हैं, हार्ड हो जाते हैं, उनको बोलते हैं कैप्सिड। ओके, अब हम देखेंगे सेल वॉल। ये हो गया आपका रेड सेल वॉल, फिर जो येलो कलर है इसको हम देखेंगे सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इन सबको मिला के हम बोलते हैं इसको सेल एनवेलप। ये जो सेल है, प्रोकैरियोट सेल है, बैक्टीरियल सेल है, तो ये जितने लेयर है इनको हम मिला के बोलते हैं सेल एनवेलप, ठीक है, इनको हम बोलते हैं सेल एनवेलप, ठीक, सेल एनवेलप बोलते हैं इनको हम। ओके, तो ये जो सेल वॉल होती है सबको पता है ये पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है, ठीक है, जो सेल वॉल होती है पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है, और जो सेल मेम्ब्रेन होती है लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, ठीक है। जो सेल वॉल होती है ये आपका सेल वॉल जो होता है पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है, सेल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं लाइकोप्रोटीन, ठीक, लाइकोप्रोटीन। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये मेसोसोम है, आपको दिख रहा है, ये आपका राइबोसोम है, ठीक है, ये आपका राइबोसोम है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इसमें राइबोसोम जो होता है वो 70S टाइप का पाया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें राइबोसोम किस प्रकार का पाया जाता है, तो उसमें 70S का पाया जाता है, और जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें 80S का पाया जाता है। राइबोसोम क्या करता है? राइबोसोम प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, ठीक है, राइबोसोम प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। ओके, और ये जो आपका पॉलीराइबोसोम दिख रहा है यहाँ पे, ये जो आपका पॉलीराइबोसोम दिख रहा है ये mRNA, ओके, इसको बोलते हैं mRNA, मैसेंजर आरएनए इसको बोलते हैं, मैसेंजर आरएनए, जिसको पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम बोल रहे हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं। सो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पे, ठीक है। और ये सब जब ई माइक्रो, देखिए ई माइक्रोस्कोप, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ई माइक्रोस्कोप, 1950s में ई माइक्रोस्कोप की खोज हुई, ठीक है, इसका डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ। तो जो भी ये सेल देखा गया है इनकी स्ट्रक्चर और ये सब आए 1950s के बाद ही आया, ठीक है, ये आपका 1950s के बाद ही आया इन सेल का सारा। जब ई माइक्रोस्कोप का सब डेवलपमेंट हो गया तब इन सबों का स्ट्रक्चर देखा गया, सबके बारे में देखा गया और बताया गया, ठीक है। तो नई नई थियोरी आना स्टार्ट हुआ 1950s के बाद। ओके, तो ये हो गया आपका प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, पिलाई का काम आपने इसने देख लिया, और सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। यहाँ पे फ्लैजिला हो गया मोमेंट के लिए आपका, तो राइबो ये मीसोसोम हो गया आपका, ठीक है, और ये हो गया आपका प्लाज्मिक, सॉरी ये मैं भूल गई, इसको बोलते हैं हम कि कॉपी नंबर, ठीक है, ये जितने होते हैं इसको हम बोलते हैं कॉपी नंबर। ये सब कॉन्सेप्ट आपको आगे देखने को मिलेगा, अभी मैं बस आपको बेसिक चीजें बता रही हूँ, ये इसका स्ट्रक्चर है और ये काम है, ठीक है। बाकी सारी चीजें आपको आगे देखने को मिलेंगी जब मैं इलेबोरेट फॉर्म में पढ़ाऊंगी, जब मैं आपको क्वेश्चन के साथ पढ़ाऊंगी, तब ये देखने को मिलेगा आपको क्लियर सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो थैंक यू आज के लिए।
आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।